याहिया सिनवार की मौत पर जो बाइडेन का बयान आ गया है। अमेरिका क्या कह रहा है देखिए। हमास के चीफ के मारे जाने के बाद सिनवार की मौत दुनिया के लिए बेहतर है। बाइडेन ने कहा 4 अमेरिकी नागरिक अभी भी हमास की कैद में बंधक हैं। बंधक संकट के लिए यही शख्स याहिया सिनवार जिम्मेदार था, ये कहा है अमेरिका ने, जो बाइडेन ने याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी नेतन्याहू से बात की है। बाइडेन और नेतन्याहू की फोन पर बात हुई है। बंधकों की रिहाई को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। अब भी करीब 101 बंधक हमास की कैद में हैं। और सिनवार की मौत के बाद अमेरिका भी एक्टिव नजर आ रहा है। बंधकों की रिहाई को लेकर ब्लिंकन ने बात की है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के पीएम से इस बारे में बात की है। यह भी जानकारी सामने आ रही है। और अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ। रवि, बिल्कुल, देखिए 24 घंटे में क्या क्या हुआ जल्दी से हम देखते हैं। 24 घंटे में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, पहली बात यह कि मारा गया हमास का मुखिया। सबसे बड़ी बात तो यह हुई है, सबसे बड़ा इंसिडेंट तो यह है, गाजा में याहिया सिनवार की मौत हुई है। तीसरा बड़ा तथ्य यह है, सच्चाई यह है कि आईडीएफ की गोलीबारी में वो मारा गया है। आईडीएफ ने बड़ा ऑपरेशन किया। चौथा, जंग अभी खत्म नहीं, ये नेतन्याहू ने कहा। और पांचवा, बंधकों की रिहाई पर फोकस है। जी हां, नेतन्याहू और जो बाइडेन में बातचीत हुई है। ईरान पर किसी भी वक्त हमला मुमकिन है और इसके लिए अमेरिका की रजामंदी भी मिल चुकी है इजराइल को। ईरान के साथ लेकिन कौन खड़ा है? रूस जैसा महाशक्तिशाली देश खड़ा है। लेबनान पर हमले तेज हुए हैं। हिजबुल्लाह के युद्ध का यह नया चरण माना जा रहा है। तो 24 घंटे में इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। आज क्या होगा इस पर भी हमारी नजर है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। और बेरूत से सुमित चौधरी भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन संजय जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ईरान का जो रोल है इजराइल में जो कुछ हुआ उसके लिए कितना वो जिम्मेदार था, ये हर कोई जानता है। लेकिन अब इस युद्ध का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां अमेरिका इजराइल के साथ पुरजोर तरीके से खड़ा है, वहीं रूस ईरान के साथ नजर आ रहा है। और ईरान इस वक्त कुछ भी करने के लिए तैयार नजर आ रहा है इजराइल को सबक सिखाने के लिए। क्या हो सकता है इस पूरे रीजन में आने वाले वक्त में? देखिए समीर, मुझे इसके 3 पहलू नज़र आते हैं। पहली बात, जब हम देखते हैं कि हम इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो जो बाकी लीडर्स हैं, जो उसके कहते डेप्टीज़ हैं, जिसमें हाया है, मशाल आपने नाम लिया, और मूसा, ये 3 जो डेप्टी लीडर्स हैं, मुझे लगता है कि सिनवार के बाद उनका खात्मा भी करना चाहते हैं और हमास को बिल्कुल नेस्ताबूद करना चाहते हैं, हूती को ख़त्म करना चाहते हैं और हिजबुल्लाह जिस तरीके से आंखें दिखा रहा है उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो इजराइल का टारगेट साफ है। लेकिन अमेरिका यहाँ पे बहुत ही केयरफुली काम कर रहा है। पहली बात, अमेरिका ये देख रहा है कि जो बंधक बने हुए हैं, जो अमेरिकन सिटीजन्स भी हैं और इजराइल के सिटीजन्स भी हैं, उनको छुड़ाया जाए। उनको कैसे छुड़ाया जाए कि भाई आपने जो बूचर और गाजा है उसको मार दिया, अब आप सीज़ फायर कर दीजिए और सीज़ फायर करके उनको बंधकों को बाहर लेके आइए। लेकिन यहाँ पर इजराइल एग्री नहीं कर रहा। तीसरा जो पहलू आता है कि ये इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है और ये खतरा आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए ख़त्म करने की फिराक में है। तो उसमें खड़ा होता है कि ईरान इनका एक सबसे बड़ा जो सपोर्टर है, स्टेट है, इन प्रॉक्सीज़ को जो पाले हुए हैं और लॉजिस्टिक और हथियारों का जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ईरान को पे अटैक किया जाए। और अमेरिका की एक तरीके से साइलेंट सहमति ले चुके हैं, चाहे वो बाइडन हो चाहे कमला हैरिस हो, वो कह चुके हैं। अब सवाल आता है कि ईरान के पीछे कौन खड़ा है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसी को कहते हैं कि दुनिया पोलराइज हो चुकी है कि एक वेस्टर्न ब्लॉक है जो अमेरिका लेड है और बिल्कुल जो है पूरा चीन और रूस है। पूरा चेन आपने बता दिया कि कैसे दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है अगर ईरान के साथ ये जंग बड़े स्तर पर पहुंचती है तो। और देखिए, सिनवार की मौत के बाद इजराइल अलर्ट पर है। इजराइल में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। हर हालात से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं।
और इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से बड़ा बयान आया है। बंधकों की रिहाई के लिए हम कुछ भी करेंगे। योव गैलेंट ने कहा, हमास के लड़ाके तुरंत हमारे बंधकों को छोड़ें। ये सीधे तौर पर चेतावनी जारी कर दी गई। थापर साहब, किस तरह से आप देखते हैं इजराइल की स्ट्रैटेजी को? साफ कर दिया गया है कि अभी ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। चाहता क्या है इजराइल, क्या हो सकता है अब इसके आगे? देखिए, इसमें काफ़ी चीज़ें का पावर प्ले है। जैसे हम देख रहे हैं पूरी दुनिया का प्रेशर पड़ रहा है आईडीएफ के ऊपर, क्योंकि कोलैटरल कैजुअलिटीज 40,000 पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं, तो प्रेशर उनके पास बढ़ रहा है। अमेरिका की स्टेटमेंट देख रहा था मैं, बाइडेन की भी और ट्रंप की भी और कमला हैरिस की भी, वो भी कह रहे हैं कि युद्ध बंद होना चाहिए। अभी जब सर, आपको सच में लग रहा है कि 40,000 से ज्यादा लोग जो गाजा में मारे गए हैं उनकी फिक्र है किसी को? ये भी आपकी बात भी सही है, लेकिन प्रेशर पड़ रहा है, चाहे दिखावे का प्रेशर है। अभी याह्या सिनवार के मरने के बाद जो मेन डिफरेंस थे, जो पीस टॉक्स में या सीज फायर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये खड़ी कर रहा था, ये हट गया है आईडीएफ की तरफ से। सबसे ज़्यादा शर्तें ये डाल रहा था इजराइल के लिए। तो हो सकता है एक सीज फायर आ जाए और कुछ रिप्रोचमा हो और सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो, लड़ाई रुक जाए थोड़ी देर के लिए, जब तक एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर उसके फॉलोअर्स बोले नहीं, हम इसका बदला लेंगे, क्योंकि दो मरते हैं टेररिस्ट तो 4 और खड़े हो जाते हैं, तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस चलती रहे, लड़ाई चलती रहे, जब तक कि पूरा गाजा स्ट्रिप में जो पॉपुलेशन है वो उसका नाश्ता ना हो जाए, पूरे हमास ना मर जाए, तब तक चलता रहे। लेकिन मुझे उसके चांसेस कम लगते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी किसी किस्म का एक सीज फायर होगा। ठीक है। और सिनवार की मौत के साथ ही हमास की टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया। ये देखते हैं कि कब, कौन और कहां मारा गया। वो सारे नाम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, मोहम्मद दाइफ, 13 जुलाई को इसका अंत हुआ। इस्माइल हानिया बड़ा नाम, 31 जुलाई को इस्माइल हानिया को खत्म किया इजराइल ने। और याह्या सिनवार एक और बड़ा नाम, 16 अक्टूबर को इसे भी खत्म किया इजराइल की सेना ने। तो हमास की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी गई है। याह्या सिनवार का हमने आपको बयान सुनाया, जिसमें वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो कोरोना से नहीं मरना चाहता, हार्ट अटैक से नहीं मरना चाहता, वो शहीद होना चाहता है। अपनी मौत को लेकर यह बयान उसने दिया था और अब याह्या सिनवार भी मारा गया है। हमास के लड़ाकों को नेतन्याहू ने दे दिया है अल्टीमेटम। 101 इजरायली बंधकों को हमास अब फौरन रिहा करे, बदले में हमास के लड़ाकों को मिलेगा जीवन दान। नेतन्याहू ने कहा, ये अंत की शुरुआत है। तो सवाल यही है कि क्या गाजा में युद्ध खत्म होने वाला है, क्योंकि लीडरशिप तो लगभग खत्म हो गई है। ऐसे में यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, नेतन्याहू का बयान जो है उस पर गौर करें। गाजा में युद्ध खत्म नहीं, लेकिन अंत की यह शुरुआत है। ये सबसे बड़ा बयान और सामने आया है नेतन्याहू का। बंधकों को रिहा करें, युद्ध का अंत मुमकिन है। यानी कि एक कंडीशन रखी गई है समीर, युद्ध को खत्म करने के लिए। बिल्कुल, इसके मायने क्या हैं ये भी समझते हैं। सिनवार के खात्मे से हमास लगभग खत्म हो गया है। हमास में अब कोई बड़ा नेता, कोई कमांडर बचा ही नहीं है। बंधकों की रिहाई पर इजराइल का अब फोकस नजर आ रहा है, और अगर बंधक रिहा हो गए तो युद्ध भी खत्म हो जाएगा। इस बात के संकेत भी इजराइल की तरफ से दिए गए हैं, और एक तरह का अल्टीमेटम भी इसमें छुपा हुआ है कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं हमास के लड़ाके, तो फौरन बंधकों को रिहा कर दें। बिल्कुल। तो क्या बंधक रिहा होंगे? हमास के कब्जे में अभी 101 बंधक हैं, और इन्हीं बंधकों को लेकर यह सारी लड़ाई है। अब हमास बिल्कुल कमजोर हो चुका है। अब ताकत उसकी नहीं है कि वो किसी बड़ी लड़ाई को आगे बढ़ा सके। मुमकिन है हमास सभी बंधकों को छोड़ दे। हमास को सिर्फ ईरान से मदद की आस है। खुद ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है, तो ऐसे में ये चीजें जरूर दबाव डाल सकती हैं। मैस्टन सर, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या हमास की जो बची खुची ताकत है उस पर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है, और क्या इस प्रेशर का रिजल्ट ये होगा कि जो 101 बंधक अभी भी कब्जे में हैं उनको छोड़ दिया जाए? और देखिए, इसमें 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है कि शायद बंधकों को छोड़ दिया जाए। उस पर काफ़ी अभी प्रेशर है हमास पे, वो डिसऑर्गेनाइज हो गया है, काफ़ी उसकी जो लीडरशिप है खात्मा हो चुका है, और जो हमास के कार्डर्स हैं वो अभी लड़ रहे हैं,
लेकिन वो अभी छोटे छोटे गुटों में लड़ रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन एक जो खतरनाक ऑप्शन मेरे को लगता है कि जो हमास है इसका भी एक मुद्दा बहुत क्लियर है, खासकर शनिवार और ये जो उनकी टॉप लीडरशिप खत्म हुई है, 3 महीने के अंदर 3 मेजर कमांडर्स मार दिए गए हैं। ये पॉसिबिलिटी भी है कि जो होस्टेजेस हैं उनको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं एक बदले की भावना से, क्योंकि जो इजराइल ने अल्टीमेटम दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि अब ये लड़ाई का अंत नहीं है, अभी शुरुआत है। तो वो लोग भी अभी कुछ तो उन्होंने दिखाना है अपने लोगों के लिए और अपने एक जज्बात के लिए, क्योंकि ये टेररिस्ट का देखिए कई बार जज्बात होता है, और ये कोशिश करेंगे कि ये एक इंटरनेशनल प्रेशर करें कि धीरे धीरे इनको एग्जीक्यूट करें। और जिस प्रकार कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा है, ISIL वगैरह भी करती थी, और सबके सामने प्रोपागेंडा करके एग्जीक्यूशन। और एक है ना वो रिलीज होंगे ना वो मारे जाएंगे, जिस प्रकार अभी ये स्टेटस को लड़ाई चलती रहेगी और ये लंबी चढ़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन अभी ये निकल के आता है, ये काफ़ी एक निर्भर होगा कि जो अभी इजराइल का अटैक होगा ईरान के ऊपर, देखिए सारा परिणाम अभी मेरे को लगता है उस लड़ाई के ऊपर है। जो फाइनल अभी अटैक होगा ईरान के ऊपर, उसके परिणाम में काफ़ी चीज़ें होंगी। सीज़फायर होगी नहीं, हिजबुल्लाह रुकेगा क्या, ये कार्डर जो इनके होस्टेजेस हैं वो छूटे जाएंगे, बिल्कुल, और यूएस इलेक्शंस के भी ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, बंधकों की जान के साथ भी एक रिस्क तो लिया है इजराइल ने, लेकिन इजराइल ने ये कर दिखाया, ये अब हो गया है। याह्या सिनवार का खात्मा कर दिया गया है, गाजा से हमास का समूल नाश किया जाएगा, ये कह दिया गया है। अब हमास के लड़ाकों को तय करना है कि इजराइल की माननी है या नहीं, बंधकों को छोड़ना है या नहीं। हमास के बाद इजराइल का अगला टारगेट क्या होगा? ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है इजराइल। जी हां, मिसाइल अटैक के बदले के लिए अब इजराइल पूरी तरह से तैयार है। 5 नवंबर से पहले इजराइल अटैक करेगा, ये खबर भी अब सामने आ रही है। तो इजराइल का अगला टारगेट, जी हां, क्या है अगला टारगेट इजराइल का? देखिए, ईरान सबसे पहले, और इस तरह से एक एक करके हम वो नाम बता रहे हैं। गाजा, देखिए हमास का खात्मा यहां हो चुका है, और अब बंधकों को छुड़ाने की बात है। लेबनान की बात करें तो हिजबुल्लाह का यहां से कहर जारी है, तो यहां भी अभी ऑपरेशन चल रहा है और यहां पर भी खात्मा किया जाना है। अब ईरान, ये क्यों? तो मिसाइल हमले का बदला अभी बाकी है, ईरान पर हमला हो सकता है। तो असल दुश्मन मानते हैं नेतन्याहू ईरान को एक तरीके से, और जिस तरीके से ईरान ने हमला किया था समीर, उसके बाद से तो ये तय है कि ईरान पर हमला होना है, आज नहीं तो कल। बिल्कुल, हमला होगा जरूर, लेकिन कैसे पूरा होगा ये बदला? पहली संभावना, ईरानी सैन्य अड्डों पर बड़े हमले किए जाएंगे, जो ईरान के सैन्य बेस हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा। दूसरी संभावना, ईरानी जो वेपन डिपोज हैं उन पर हमला बोला जाएगा, यानी तमाम जो सैन्य संस्थान हैं वो निशाने पर रहेंगे इजराइल के। तीसरी संभावना, खामेनेई को कुर्सी से हटाना, यह भी एक बड़ा मकसद हो सकता है। चौथी संभावना, IRGC के ठिकानों को खत्म करना, यह भी एक संभावना है। पांचवी संभावना, ईरान को अरब देशों से अलग करना, अलग थलग करना, यह भी एक रणनीति हो सकती है। एम्बेसडर सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं। सिंघल साहब, क्या एक बड़ी योजना पर अब काम करने जा रहा है इजराइल, जिसमें अमेरिका का भी उसे साथ हासिल है? मैं जिक्र कर रहा हूं जो तीसरी संभावना हमने दिखाई कि खामेनेई को हटाकर 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले वाले दौर में ईरान को पहुंचाने की भी यह कोशिश हो सकती है क्या? उस पर आगे बढ़ रहा है क्या इजराइल और साथ दे रहा है अमेरिका? आप समीर जो कह रहे हैं, एक संभावना, एक बड़ा ही एंटाइसिंग संभावना है जी, कि USA 79 का बदला इजराइल के थ्रू ले, जो इनके सुप्रीम लीडर को उनको हटा करके, वो एक पॉसिबिलिटी है। वो काफ़ी डिस्कशन भी हो रहा है, मीडिया में भी काफ़ी इसके बारे में आ रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये भी एक साथ में बात है कि जो पकड़ है अभी भी सुप्रीम लीडर की ईरानियन सिस्टम के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा बड़ी पकड़ है। तो वो करना, उसके लिए बहुत आई थिंक लंबा समय की आवश्यकता होगी, जो कि इजराइल और USA के पास में इस वक्त नहीं है।
तो मेरे ख्याल से जो ये अटैक करने की कोशिश जो बात चल रही है वो इस तरह से किया जाएगा कि जैसा कि आपने संभावनाएं बताई कि जो सैन्य ठिकाने हैं उनको नस्तबूत किया जाए, और उसके साथ में इकोनॉमी को जो है, जो ऑलरेडी बड़ी बुरी हालत में है ईरान की, उसको जो है नस्तबूत करा जाए, तो उससे सुप्रीम लीडर की जो पकड़ है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो एक वो संभावना मेरे को लग रही है कि उस तरह के अटैक को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि एटॉमिक जो इनकी इंस्टॉलेशन है उस पर भी बात हुई थी, तो लेकिन उसमें यूएसए ने उसको, इजराइल को जो सुनने में आया है कि उनको रोक लिया गया कि उस तरह का ना किया जाए, लेकिन इकोनॉमिक और जो सामरिक उनके जो अड्डे हैं उनको नस्तबूत करके। लेकिन सर ये भी एक सच्चाई है कि इजराइल को कहीं से भी सलाह मिली हो, किया वही है जो उन्होंने सही समझा है, और इस युद्ध में सलाह हर तरफ से आई है, अमेरिका की भी सलाह सबको मिलती रही है, लेकिन मानी किसने है ये भी हम सब जानते हैं। और सिनवार की मौत को कमला हैरिस ने न्याय की जीत कहा है। देखिए बयान अमेरिका से आ रहे हैं, कहा सिनवार के हाथ निर्दोष के खून से सने थे और ये न्याय की जीत है। और इजराइल को इस बीच रूस ने बड़ी चेतावनी दे दी है, ईरानी परमाणु अड्डों पर हमला विनाशकारी साबित होगा। रूस के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर का इसे लेकर बयान सामने आ गया है। ईरान पर परमाणु हमला विनाशकारी साबित हो सकता है, यानी अगर न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया तो इसके परिणाम भुगतने के लिए इजराइल तैयार रहे। ये चेतावनी भी साफ तौर पर इस बयान में नजर आ रही है। तो इजराइल को रूस की चेतावनी। जी हां, रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से ईरानी परमाणु अड्डों पर हमला विनाशकारी होगा यह कहा गया। इसका मतलब क्या है? तो मध्य पूर्व के टकराव में रूस की ये खुली भूमिका बता रहा है, जता रहा है। और क्यों? तो ईरानी न्यूक्लियर कार्यक्रम में रूस मददगार रहा है। ऐसे में रूस की तरफ से इस तरह के इंडिकेशंस बहुत ही नेचुरल है। ईरान को हथियार मुहैया कराता है रूस, और उसके पूरे इस प्रोग्राम में मददगार साबित रहा है। यूएन में ईरान को रूस का राजनयिक समर्थन भी रहा है, और इसलिए यह माना जा रहा है कि रूस का बैकअप ईरान के साथ रहेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर है, लेबनान में भीषण तबाही हुई है। भीषण तबाही का वीडियो सामने आया है। इजराइल के हमले में पूरा इलाका हो गया तबाह। ये देखिए तस्वीरें, अल अब्बासिया शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। और हिजबुल्लाह के इजराइल को चेतावनी, अब नए सिरे से इजराइल पर हमला करेंगे, इजराइल से युद्ध और विनाशक होगा, यह कहा गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। और वहीं मध्य पूर्व में जंग पर हूती प्रवक्ता का बयान आया है, फिलिस्तीन लेबनान का साथ हम छोड़ेंगे नहीं, भले ही राजधानी सना पर परमाणु हमला ही क्यों ना हो जाए। ये साफ तौर पर कहा गया है, यानी हूती भी पूरी तरह से हिजबुल्लाह और हमास के साथ नजर आ रहे हैं। और हूती ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी हाल में लेबनान का, फिलिस्तीन का साथ छोड़ा नहीं जाएगा, भले ही हम पर कोई भी हमला क्यों ना हो जाए। तो हूती की तरफ से यमन की धरती से जो बयान दिए जा रहे हैं, आखिर उसके मायने क्या हैं, मतलब क्या है? हूती को क्या एटमी अटैक का भी भय नहीं? क्या कहा गया है? फिलिस्तीन और लेबनान का साथ हम छोड़ेंगे नहीं, भले ही राजधानी सना पर परमाणु हमला ही क्यों ना हो जाए। इसके मायने क्या हैं? यमन पर इजरायली आक्रामकता का कोई असर नहीं है। इजराइल के खिलाफ बड़ी भूमिका में हूती लड़ाके नजर आ रहे हैं। इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है हूती। अब शय किसकी है? हूती को आधुनिक हथियार दे सकता है ईरान, एंटी शिप मिसाइल मुहैया करवाई जा सकती है ईरान की तरफ से, यह खबर भी सामने आ रही है। आईडीएफ का संभावित जवाब क्या होगा? हूती लीडर अब्दुल मलिक का नसरल्लाह जैसा अंजाम भी मुमकिन है, यह भी हो सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं आईडीएफ ने। तो कहा तो हिजबुल्लाह धमकी दे रहा है, लेकिन ऑपरेशन आईडीएफ का लगातार चल रहा है। और वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ में आईडीएफ का कब्जा हो गया है। हिजबुल्लाह के इलाके में इजरायली झंडा फहरा दिया गया है, पानी की टंकी के ऊपर लगा दिया गया इजरायली झंडा। ये देखिए तस्वीरें, लेबनान में जिस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था, जिस तरह से लगातार एयर स्ट्राइक हो रही थी, उसके बाद ये पहली तस्वीरें, हिजबुल्लाह के गढ़ में इजरायली झंडा फहरा दिया गया है। और बात हमास चीफ की, तो देखिए
हमास चीफ का पूरा नाम याहिया इब्राहिम हसन सिनवार था। ये अपना ज्यादातर वक्त गाजा की टनल्स में ही बिताता था। याहिया सिनवार कैसे हमास का इतना बड़ा चेहरा बना, अब उसकी कहानी भी हम देख लेते हैं। सिनवार कैसे बना हमास चीफ? सबसे पहले देखिए, 1982 में पहली बार याहिया सिनवार की गिरफ्तारी हुई और वो 1988 में 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों की हत्या की वजह से। जी हाँ, और वो गिरफ्तार हुआ जिसके बाद इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई हत्या के आरोप में, क्योंकि वो आरोप सही साबित हुआ, ये दोषी पाया गया। साल 2006 में अल कसाम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिक गिलाद शालित को पकड़ लिया। अल कसाम ब्रिगेड यही है, हमास की जो मिलिट्री विंग है वो अल कसाम है। इजरायली सैनिक गिलाद शालित 5 साल तक हमास की कैद में रहा। गिलाद शालित की अदला बदली में याहिया सिनवार की रिहाई होती है। 2015 में याहिया सिनवार को अमेरिका ने वांटेड आतंकियों की सूची में डाला था। बिल्कुल, 2017 में सिनवार को गाजा में हमास का प्रमुख चुना गया। 2021 में हत्या की असफल कोशिश के बाद फिर उसने गाजा की सत्ता पर कब्जा कर लिया। आखिरकार अब 17 अक्टूबर 2024 को गाजा का कसाई कहे जाने वाले सिनवार का अंत हो गया और इस तरह से सिनवार की कहानी का दी एंड हो गया। भारद्वाज सर, अब सवाल यही है कि सिनवार के बाद क्या होना है? क्या वाकई में गाजा से हमास का जो एक्चुअल संगठन था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या फिर कोई और लीडरशिप खड़ा कर पाएंगे? क्या असेस कर पा रहे हैं आप? देखिए, इसमें 3 पहलू साफ साफ दिख रहे हैं। पहला, आपने हूती की बात की। हूती बहुत एक बड़ा फोर्स है, 30% यमन में उनका वजूद है, शिया है। दूसरा, हिजबुल्लाह जिस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को, और इजराइल साफ साफ कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को ख़त्म करेंगे। और तीसरा, जहाँ तक गाजा की बात है और हमास की बात है, अभी पूरी तरह से लाइन ऑफ लीडरशिप ख़त्म नहीं हुई है। वहाँ पर जो नेतन्याहू है एक फियर फैक्टर को देख रहा है और उस फियर फैक्टर को देखते हुए वो अपनी कुर्सी भी बचा रहा है कि अभी भी खतरा है और जो प्रॉक्सीज हैं इनसे सीधा सीधा खतरा है। दूसरी बात कि अभी भी नेतन्याहू विक्टर के रूप में नहीं निकल के आया। विक्टर तब बनेगा जब सारे बंदियों को छुड़ा लेगा और जो दूसरा जब इनका नेस्तनाबूद कर देगा। तो ये नेतन्याहू इस लड़ाई को खत्म नहीं करेगा। कि इस जंग के कई पहलू हैं और तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश भी की जा रही है। TV9 भारतवर्ष पर तमाम अहम खबरें, अपडेट्स के साथ लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे अपने तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।